हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था जिसमें एमसीक्यूज देखे थे अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन की। केमिस्ट्री में आपके 4-5 चैप्टर जो आए थे उनके सारे हमने एमसीक्यूज करे थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। आज हम सेकंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें कि हम फिलअप्स देखेंगे। ओके, रिक्त स्थान आपको मिलेंगे स्टेटमेंट में, उनको आपको फिल करना है करेक्ट वर्ड यूज कर। ओके, आइए चलिए देखते हैं क्या क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला है अ पाइल ऑफ डैश इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। अ पाइल ऑफ डैश, सिल्क फाइबर जो ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। जब आप नेचुरल फाइबर पढ़ते हो तो सिल्क फाइबर उसी में आता है, ठीक है। और इसको किससे प्राप्त किया जा रहा था? कोकून से प्राप्त किया जा रहा था, ठीक है। सो अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। ये कोकून जो होता है, सिल्क मॉथ जो होती है वो क्या करती है, अपने बाहर एक शेल जैसा बना देती है और शेल में फाइबर्स बनते हैं, रेशे बनते हैं, और वहीं से सिल्क फाइबर को प्राप्त किया जाता है। ओके, उसी को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है। सेकेंड है द कुकिंग ऑफ राइस इज अ डैश चेंज। कुकिंग ऑफ राइस किस प्रकार का परिवर्तन है? आप चावल लेते हैं और चावल को क्या करते हैं, पानी में रखते हैं, उसके बाद गैस ऑन करते हैं, उसके ऊपर बर्तन रखते हैं, वहां उसमें चावल है, पानी है, फिर उसको टेम्परेचर देते हैं, और कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं कि वो जो कच्चे चावल थे वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। ओके, तो वहां पर क्या हुआ, एक प्रकार से परिवर्तन हुआ। आपके जो कच्चे चावल थे वो पक चुके हैं। ओके, पक चुके हैं, और इसमें क्या हुआ है, इसमें परिवर्तन हुआ है। तो वो परिवर्तन किस प्रकार का है? केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज आपका क्या कहता है कि अगर चावल पक गया है तो हम उससे वापस कच्चे चावल प्राप्त कर सकते हैं। और केमिकल चेंज कहता है कि कच्चे चावल से जब चावल पके हैं, उन पके हुए चावलों से हम वापस कच्चे चावल प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि अगर चावल पक चुके हैं तो उनसे वापस कच्चे चावल प्राप्त नहीं किए जाएंगे, या नहीं किए जा सकते। और ये रिएक्शन कैसी है आपकी? इरिवर्सिबल है या अनुत्क्रमणीय जिसे कह रहे हैं। तो ये सारी रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जहां पर केमिकल चेंज हो रहा हो, ओके, यानी रासायनिक परिवर्तन। तो द कुकिंग ऑफ राइस इज अ केमिकल चेंज, यानी ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। साथ साथ नोट भी करेंगे। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ। सिल्क फाइबर किससे बने हुए होते हैं? किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ओके, प्रोटीन आपस में क्या होती है, कंबाइन होती है, या मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जुड़ेंगे आपस में, और जिससे सिल्क फाइबर बनेंगे। ओके, फोर्थ है आपका सिल्क वॉर्म आर द डैश ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क वॉर्म्स क्या होते हैं? सिल्क वॉर्म से ही सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। ये कैटरपिलर होते हैं। ओके, रेंगने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े जिनको कहा जाता है, तो ये वो होते हैं। ओके, जल्दी से इन चारों क्वेश्चंस को एक बार नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है आपका बोथ डैश एंड डैश आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग। रस्टिंग क्या था आपका? रस्टिंग को आप कह रहे थे जंग लगना। जंग लगना, और जंग किस पे लग रहा था? आपने एक कॉमन एग्जांपल लिया था कि मेटल पर जनरली रस्टिंग हो रही थी, और वहीं पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था लोहे पर जंग लगेगा। ओके, तो लोहा यानी आयरन Fe, इस पर जंग लगेगा, और जंग किसकी उपस्थिति में लगता है?
ऑक्सीजन और वाटर। ओके, तो जंग लगने के लिए या रस्टिंग अगर कहीं पर हो रहा है तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है तभी रस्टिंग होगी। ओके, सो बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, आपका ऑक्सीजन भी चाहिए और क्या चाहिए साथ में, नमी, मॉइस्चर भी उसको कहीं कहीं पर कहा जाता है कि आपका मॉइस्चर अगर वहां पर होगा, मॉइस्चर का मतलब ही क्या है, पानी होगा वहां पे, नमी होगी, तो उन दोनों की प्रेजेंस में ही क्या होती है, रस्टिंग की प्रक्रिया होती है। अगर ऑक्सीजन और वाटर वहां पर उपस्थित नहीं है तो आपका लोहे पर रस्ट या जंग की परत नहीं बनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिल्क एंड डैश आर एनिमल फाइबर्स। सिल्क और डैश वहां पर आपने बताना है दूसरा फाइबर कौन सा है जिनको एनिमल फाइबर्स कहा जाता है। ओके, तो आपको पता है सिल्क के अलावा ऊन को भी किससे प्राप्त किया जाता है, एनिमल से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आपका क्या है, एक एनिमल फाइबर यानी जंतुओं से निकलने वाला फाइबर है, ऊन जिसे आप कहते हैं वूल। ओके, और सिल्क यानी कि रेशम। तो ये दोनों को ही जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एनिमल फाइबर्स कहा गया है। ओके, सेवेंथ है आपका, डैश इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है यानी कि व्यवसाय इंडिया में। कौन सा, तो सेरिकल्चर। ओके, सेरिकल्चर में आपका रेशम कीट उत्पादन जो किया जाता है उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ओके, तो ये बहुत पुराना व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है नहीं व्यवसाय, लोग इस काम को बहुत पहले समय से करते आ रहे हैं। एट्थ है आपका, डैश एंड डैश फाइबर्स आर ओब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो कौन कौन से फाइबर्स को एनिमल से प्राप्त किया जाता है, सिल्क एंड वूल, जैसे कि आपने पहले बता दिया है, ऊन और रेशम जो है उनको एनिमल्स यानी कि आपके जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ओके, ऊन को पता है ऊन कहाँ से मिलती है, भेड़ से मिलती है या फिर याक वगैरह, कई ऐसे जंतु हैं जिनके हेयर से, बालों से ऊन को बनाया जाता है। ओके, जल्दी से ये 4 स्टेटमेंट्स नोट करेंगे फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ है आपका, वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर डैश ऑन देयर बॉडी। वूल यील्डिंग एनिमल्स, जिन जंतुओं से क्या किया जाता है, ऊन को प्राप्त किया जाता है, उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, तो उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे हेयर्स वहां पर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं और उन्हीं हेयर से, बालों से ऊन को बनाया जाता है। ओके, तो जितने भी जंतु क्या है, वूल यील्डिंग यानी जिनसे हम ऊन को प्राप्त करते हैं, ओके, उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं और उन्हीं बालों से क्या किया जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है। ओके, 10th, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ डैश विच इज अ पुअर डैश ऑफ हीट। ओके, तो जो हेयर ट्रैप करती है, अ लॉट ऑफ, किस चीज को ट्रैप करेगी, एयर को ट्रैप करेगी। ओके, हवा को ट्रैप करती है, यानी आपने पढ़ा है पहले भी कि जैसे जो हिमालय वाले रीजन्स हैं या ज्यादा ठंड वाले इलाके हैं वहां पर जो जंतु होते हैं उनके शरीर पे लंबे बाल पाए जाते हैं, तो वो किस लिए पाए जाते हैं, ताकि वो हवा से, जो सर्दी वाली हवा, ठंड में जो हवा चलती है उनसे उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, बाल उनको प्रोटेक्ट करें। वहां पे जंतु कपड़े वगैरह तो पहनते ही नहीं है, मनुष्य तो क्या करता है, कपड़े पहन लेता है अगर ठंड लगेगी तो, और उन्हीं कपड़े पहन लेगा, ज्यादा जैकेट पहन लेगा, कोट पहन लेगा, शूज पहन लेगा, कैप भी लगा लेगा आपका, ठीक है, इतनी सारी चीजें पहन लेते हैं। लेकिन जंतुओं को क्या है, वो तो कपड़े पहनते नहीं है, तो नेचुरली उनके बॉडी पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, और वो बाल क्या करते हैं, जो सर्द सर्द हवाएं चलती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है उनकी बॉडी को। ओके, और हेयर, जो आपका एयर होती है, हवा होती है, वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की। ओके, तो इसीलिए जब आग बुझाने की बात आती है तो उस टाइम हवा को क्या किया जाता है, रोका जाता है, या पानी की बात की जाती है तो पानी वहां पर डाला जाता है। ओके, तो आपका एयर आ गया यानी हवा, हवा से
हवा को ट्रैप करते हैं वो बाल जो हैं, और दूसरा क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है। जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है, यानी कुचालक आप उसे बोल सकते हो, या एक अच्छा सुचालक नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी भी चीज का तापमान बताते हैं तो वो किस चीज को मापता है, वो हॉटनेस को या गर्मी को मापता है कि कितना वो चीज गर्म हुई। ओके, अगर तापमान बताना है तो उसके लिए आप जैसे थर्मामीटर का यूज करते हैं कि इस चीज का तापमान आपको निकालना है, तो आप क्या देखते हैं कि कितनी वो चीज गर्म हुई है, तो वही क्या है वहां पर आपका तापमान बताएगी। ओके, नेक्स्ट है द वाटर एंड एयर आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वाटर और एयर आपका क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। ओके, हीट यानी ऊष्मा। कंडक्टर आपके क्या होते हैं, चालक। तो यानी पुअर कंडक्टर मींस अच्छे चालक नहीं है, अच्छी तरीके से उनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं है। ओके, और ऊष्मा का चालन नहीं होता है। जल्दी से सारे स्टेटमेंट्स नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In coastal areas, cold air flows in the day from sea to land. It is called. क्या होता है, कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहां पर क्या होता है, कोल्ड एयर फ्लोज यानी जो ठंडी हवाएं हैं वो बहती हैं इन डे, इन द डे यानी दिन के टाइम में, सी टू लैंड समुद्र से जो लैंड वाला पार्ट है, अर्थ का पार्ट है जो, उसकी तरफ को बहती हैं, और इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, ये आपका सी वाला पार्ट है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का कोस्टल जो आपका एरिया बोल रहे हैं, ये लैंड वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका हो गया सी, समुद्र, ये लैंड यानी जमीन वाला पार्ट जो है। ओके, दिन के टाइम में बोल रहे हैं, दिन के टाइम में क्या हो रहा है, जो हवा है वो यहां से इधर को बह रही है। ठीक है, कि सी टू लैंड, यहां से यहां को बह रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, सी ब्रीज इनको कहा जाता है। ओके, जब भी आपका यहां से समुद्र से और लैंड वाले पार्ट की तरफ को हवाएं चलेंगी, ठीक है, ठंडी हवाएं, तो इनको सी ब्रीज कहा जाता है। 14 है व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील। जब हम सूर्य के प्रकाश में आते हैं, या जैसे दिन का टाइम जो होता है, तो हमें क्या फील होती है, तो उस टाइम पर हमें गर्मी फील होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर तापमान बढ़ जाता है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट अर्थ पर आता है, और उस टाइम पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब क्या होता है, रात का टाइम होता है, तो सूर्य का प्रकाश तभी भी आ रहा होता है, लेकिन तभी कैसा होता है आपका, बहुत डायरेक्ट सन लाइट नहीं आती, तब तिरछी हो जाती है सनलाइट, या अर्थ के कोई और पार्ट में पड़ रही होती है। हमारे लिए उस टाइम क्या हो जाती है, रात हो जाती है, क्योंकि सन अर्थ उस टाइम घूमते घूमते क्या हो जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है कि हमें सन डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है। ओके, तो इस वजह से जो दिन का टाइम होता है, या हम अगर कमरे में अंदर है, वहां से बाहर निकल रहे हैं और बाहर धूप है, तो हमें धूप में क्या लगती है, गर्मी लगती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हम पर पड़ रहा होता है उस टाइम। ओके, तो वार्म यानी कि हमें गर्म लगता है उस टाइम। नेक्स्ट है आपका ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट। जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो क्या रेडिएट करती हैं। अब समझिए, इसमें इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास कोई बर्तन है,
ये बर्तन है आपके पास, आपने क्या किया, इसको गैस पे रख दिया। गैस पे रख दिया आपने बर्तन, बर्तन के अंदर आपने पानी रख दिया। ओके, ये बर्तन जो है ये किसी धातु से बना हुआ होगा, मेटल से बना हुआ होगा, और मेटल क्या करता है, हीट को फ्लो होने देता है खुद ही। ठीक है, यानी हीट का चालन होता है। यानी जो हीट यहाँ पर थी, ऊष्मा गर्मी जो यहाँ पर थी, कहाँ पर थी, बर्नर की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं, जिसकी फ्लेम निकल रही है यानी ज्वाला निकल रही है, उस ज्वाला में जो गर्मी थी, टेम्परेचर होगा ना उसमें ज्यादा, वो इस मेटल के इस नीचे वाले पार्ट में लगती है, उसके तले में या बॉटम जिसे आप कहते हैं, उस वाले पार्ट में गैस की फ्लेम उसी पार्ट को टच करती है सिर्फ, और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ इस वाले पार्ट में जब आपकी क्या चल रही है, जो गैस की ज्वाला या फ्लेम के संपर्क में आ रही है, ये क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ओके, और ये धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होगा। फिर आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे ये हीट ऊपर को ट्रांसफर होती है, या इसका कंडक्शन आप बोलते हैं, सॉलिड में हीट का कंडक्शन होता है, ऊपर वाले पार्ट तक हीट पहुंच जाती है, और यहां भी ये वाले पॉइंट भी अब गर्म होने लगते हैं। तो बर्तन में गैस या जो फ्लेम था वो नीचे वाले पार्ट में ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आप क्या कहते हैं या देखते हैं, उस बर्तन के ऊपर वाले सिरे जो है वो भी गर्म होने लगते हैं। ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का कंडक्शन हो रहा है। लेकिन अभी तो आपने ये टच करके देखा कि हमने बर्तन को पकड़ लिया तो हमें लगा कि बर्तन गर्म है। ओके, लेकिन कभी कभी आप बिना टच करे हुए बर्तन को, बिना छुए हुए क्या करते हैं, उसके पास हाथ ले जाते हैं। अभी आपने उसको टच नहीं किया है, मान लो ये बर्तन है, ठीक है, आप इसके थोड़ा पास अपना हाथ लाए, ओके, और आपको क्या फील होता है, कुछ गरम गरम सा फील होता है, तो वो क्या है, वो है आपका रेडिएशन। यानी विकिरण। और वो विकिरण किसकी फॉर्म में निकलता है, हीट की फॉर्म में निकलता है, यानी ऊष्मा के रूप में। ओके, तो यहां से आपको ऊष्मा यानी हीट निकलती हुई दिखती है। इसीलिए बर्तन रखा हुआ है, बर्तन आपका पूरा गर्म हो गया है, और उसके पास आप हाथ ले जाएंगे, उसको छुएंगे नहीं बर्तन को, लेकिन तब भी आपको गर्मी फील होती है। क्यों, क्योंकि जो मेटल का ऑब्जेक्ट है, धातु की बनी हुई वो वस्तु है, वो क्या करती है, हीट को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है, यानी बाहर को निकालती है। ठीक है, तो ये हायर क्लासेस में जब आप जाते हैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरह से आपके रेडिएशंस निकलते हैं, पार्टिकल की फॉर्म में निकलते हैं या फिर वेव्स तरंगों के रूप में निकलते हैं, वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। फिलहाल आपको इतना पता है कि जो बर्तन है जब वो गर्म होगा, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको इमिट यानी उत्सर्जित करेगा, और किसकी फॉर्म में करेगा, रेडिएशंस के रूप में पड़ेगा, उत्सर्जित करेगा, या आप क्या पढ़ते हैं, हीट के रूप में उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ओके, तो जितनी भी आपकी हॉट बॉडीज होती है, यानी गर्म जितनी भी वस्तुएं, वो क्या करती हैं, रेडिएट करती हैं या इमिट करती हैं, किसको, हीट को यानी ऊष्मा को। और इसी वजह से वो आपको बिना छुए हुए भी क्या पता चलता है कि हाँ ये वस्तु क्या होगी, गर्म। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए 16 है, अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टर्न्स ब्लू लिटमस। जो अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, तो आपका आंसर है रेड कर देता है। ठीक है, ब्लू का रेड आपने देखा था, रेड का आप ब्लू देख रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो आता आपके सॉल्ट में है, लेकिन सॉल्ट में आपने अलग अलग पढ़े थे, एसिडिक सॉल्ट अलग पढ़े थे और बेसिक सॉल्ट अलग पढ़े थे। ठीक है, तो बेसिक और एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, जब आपका एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, एसिडिक सॉल्ट तब बनता है जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराते हैं वीक बेस से।
ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जब आपका एसिड स्ट्रांग होगा और बेस कैसा होगा, वीक होगा, तो उस केस में आपके एसिडिक सॉल्ट बनेंगे। वहीं पर बेसिक सॉल्ट आपके कब बनेंगे, जब स्ट्रांग बेस की रिएक्शन आपके वीक एसिड के साथ होगी। और आपको क्या पता है, जब एसिड और बेस या बेस और एसिड की रिएक्शन होती है, इन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके और न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट होता है, एक तो सॉल्ट बनेंगे और प्लस आपका क्या बनता है, वाटर भी साथ साथ बनता है। ओके तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सॉल्ट होता है आपका, लेकिन वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके इसको नोट करेंगे एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, लिटमस की बात हुई है। ठीक है अब समझिए लिटमस को। लिटमस क्या किस प्रकार के होते हैं, एक आप लेते हैं ब्लू लिटमस और एक आप दूसरा लेते हैं रेड लिटमस। दो प्रकार के लिटमस लेते हैं। ब्लू वाला कन्वर्ट होता है आपका रेड में, और कब कन्वर्ट होता है ये भी बताऊंगी। और रेड वाला कन्वर्ट होता है आपका ब्लू में। ठीक है समझिए, ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट होता है जब आपका सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक सोल्यूशन है या एसिडिक सॉल्ट जिसे आप कहें। ओके रेड आपका कन्वर्ट होता है ब्लू में जब बेसिक है, ये एसिडिक होगा तब कन्वर्ट होगा, ये बेसिक होगा तब कन्वर्ट होगा। इतना आपने लिटमस पेपर में अच्छे से पढ़ा है। जब हम लिटमस के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे एसिड बेस में, तो हमने क्या देखा था, लिटमस पेपर आपका इंडिकेटर होता है जो आपको सूचित करता है जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। तो वहीं पर हमने कहा था कि जो आपके एसिडिक सॉल्ट हो, एसिडिक आपका कोई भी सोल्यूशन है जिसकी प्रकृति एसिडिक है यानी अम्लीय है, वहां पर जो ब्लू कलर का लिटमस आप लेंगे वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके और वहीं पर अगर बेसिक ले रहे हैं तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अमोनियम क्लोराइड चूंकि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो नेचर होगा वो कैसे होगा, एसिडिक होगा। और हमने क्या बोला, ये सॉल्ट है, तो ये कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट के केस में ये आएगा, जहां पर आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड से, वीक बेस से रिएक्ट कर रहा होगा। ओके तो इतना आपको इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट्स टर्न्स रेड डैश ब्लू। तो रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट करेगा, तो रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट कर रहा है, जो बेसिक है। ओके और चूंकि ये किस में आएगा, फिर एक बेस की भांति ये व्यवहार करेगा, या हम क्या कहेंगे, इसका नेचर जो होगा, प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, बेसिक होगी। और इस वजह से बेस क्या करते हैं, आपके जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहां पर आप एक केस देखते हैं कि अगर ब्लू लिटमस लेंगे तो वो बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देंगे, और अगर आप रेड लिटमस लेते हैं तो वो किसी एसिड के साथ किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं देते। ओके नेक्स्ट है आपका कोरोजन इज अ डैश प्रोसेस। कोरोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, कोरोजन क्या है आपका, संक्षारण। कोरोजन कहां पर हो रहा है, मेटल की सरफेस पे हो रहा है, कोरोड हो रही है वो सरफेस, खराब हो रही है। ओके और जिसको आप क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग। तो जंग तो क्या हो गई, वो परत हो गई जो मेटल की सरफेस पे लगी है। जैसे धातु की बात की जा रही है, किसी धातु में आपका लोहे की बात की जा रही है, तो लोहा के ऊपर जो लाल या भूरे रंग की परत लगी है उसको क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है या रस्ट कहा जाता है। ओके और जंग लगने की यह प्रक्रिया
किसी भी धातु की सतह पर, या अगर लोहे की बात की जा रही, लोहा भी आपकी एक धातु है, धातु की सतह पर जंग लगने की प्रक्रिया ही क्या है? संक्षारण। ओके, तो ये संक्षारण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये एक स्लो प्रोसेस होती है, बहुत धीमे चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि आज कोई वस्तु आपने लोहे की बनी हुई है, जैसे कोई भी धातु की वस्तु हो सकती है, उसको हवा के, यानी कि आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में कहीं पर रख रहे हैं तो आज ही उसमें अभी क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर वो बहुत समय तक खुले में पड़ी हुई है और उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, साथ साथ वहां पर मॉइस्चर भी है, नमी है, यानी पानी भी उसको मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे स्लो कंबशन इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हो रही होती है। ओके, तो आप क्या कहते हैं कि धीरे धीरे या धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे वस्तु संक्षारित होती है। तो कोरोजन एक स्लो प्रोसेस, ओके, धीमे चलने वाली प्रक्रिया है, या धीरे धीरे कोई वस्तु क्या होती है? कोरोड होती है। यहाँ पे जब आप संक्षारण के बारे में पढ़ते हैं या जंग लगने के बारे में पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि जो वस्तु संक्षारित हो चुकी है या उस पर जंग लग चुका है, उसको आप दोबारा से पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये एक क्या होती है? केमिकल चेंज में भी आप इसको देखते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है कि रिवर्सिबल नहीं होगी कोई भी अभिक्रिया, यानी अगर लोहे की वस्तु पर जंग लग चुका है तो उस जंग लगी वस्तु से आप वापस पुनः वो अच्छी वाली वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, और साथ ही आप, क्योंकि संक्षारित वस्तु तो अभी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन वस्तुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है और उसको बचाने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें आपने क्या कहा कि हम पेंट लगा देंगे वस्तु। ओके, जब वस्तु पर पेंट लगा देंगे तो फिर क्या होगा? जो लोहे की का अगर बना हुआ कोई सामान है, उस पर आपने क्या किया? लोहे के ऊपर पेंट की परत चढ़ा दी, तो अभी लोहे की परत जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाई। ओके, तो जब भी लोहा वाटर से और ऑक्सीजन से नहीं मिल पाएगा तो संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, साथ में आप क्या कहते हैं? ग्रीसिंग या ऑयलिंग की जाती है, यानी वस्तु के ऊपर ग्रीस की या ऑयल की परत चढ़ा दी जाती है। तो ग्रीस और ऑयल की परत भी क्या करती है? उस वस्तु को ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकती है, और जब वो उसको रोक रही है, हवा और पानी के संपर्क में लोहा नहीं आ रहा है, तो उस पर जंग नहीं लगेगा और संक्षारण की प्रक्रिया नहीं। तीसरा आपने क्या कहा कि हम गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, यानी अगर लोहे की वस्तु है उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। मॉल्टन जिंक में आप लोहे की वस्तु को डाल देंगे, बाद में क्या होगा? उस पर जिंक की परत आ जाएगी। अब जिंक भी क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन, तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो अभी जिंक ऑक्साइड की परत जिंक की लेयर को प्रोटेक्ट करेगी और जिंक की लेयर जो है वो आयरन की लेयर को प्रोटेक्ट करेगी। तो आप क्या कहेंगे? जो लोहे जिस पर हमें जंग नहीं लगने देना है उस पर जंग नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चेंजेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड। ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है। तो आपको पता है कौन से परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है? तो केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन में आपके क्या होते हैं? नए पदार्थ फॉर्म होते हैं, और वहीं पर आप ये भी कहते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, इनसे हम पुनः पुरानी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे आप क्या इसमें एग्जाम्पल देख रहे थे कि जो आपका मोमबत्ती का जलना है या जलने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, आपकी बर्निंग हो गया, वो सब केमिकल कंबशन के या केमिकल चेंज के अंदर आती हैं। वहीं पर रस्टिंग आपने पढ़ा, साथ साथ डाइजेशन ऑफ फूड या खाने का पकना, ये सब भी रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। ओके, लास्ट है आपका ब्राउन लेयर फॉर्म्ड व्हेन एन आयरन आर्टिकल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन एन ओपन एरिया इज कॉल्ड। जब किसी लोहे के आर्टिकल को या किसी वस्तु को, लोहे से बनी हुई वस्तु को बहुत समय तक वातावरण में खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है। खुले स्थान का मतलब है उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, मॉइस्चर कुछ ना कुछ नमी एनवायरनमेंट में है वो भी उसको मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिल रहा है। वस्तु अपने आप में आयरन की बनी है, तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों कंबाइन होकर आयरन ऑक्साइड की लेयर बनाएंगे।
आयरन हाइड्रोक्साइड भी वहां पर बनता है, जो कि आपकी क्या है, रस्ट की लेयर है या ब्राउन लेयर जिसे आप कह रहे हैं। ओके, तो रस्ट वहां पर बन जाता है उस लोहे के वस्तु के ऊपर। ओके, तो होपफुली ये सारे 20 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर देखे, फिलअप्स देखे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेकेंड प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमारा समाप्त होता है और इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे स्टेटमेंट्स को आपने अच्छे से समझना है और पढ़ना। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। तब तक आपको अपना रिवीजन और पढ़ाई अच्छे से करते रहना है। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।